प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय हम जिस टॉपिक पर चल रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से इसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। और मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने समझा है उसका रीज़न ये है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्र को समझना। इस ज्यामिति में इन रेखाओं, कोणों और शीर्षों को समझना होगा। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है तो इसी को देख के लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न क्रमांक 5 में। आप देख लें, प्रश्न क्रमांक 5 में आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गणित लगाने के पहले प्रश्न को समझना। आइए प्रश्न क्रमांक 5 को हम चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। 6.2 का प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है, आकृति 6.20 में ये आकृति हमने बनाई है। चित्र 6.20 की ये आकृति है। इस आकृति में कह रहा है कि DE समांतर OQ है। ये डी छोटी सी ये रेखा, ये DE थोड़ा छोटी सी रेखा है, ये समांतर है OQ के। ये DE, ये D बिंदु लिखा है, DE समांतर है OQ के। और DF, ये DF समांतर है OR के। DF समांतर है OR के। दर्शाइए कि EF, यहां से यहां तक ये EF समांतर है QR के। इतनी सी बात है। तो दिया क्या है इस प्रश्न में? प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है ये DE, ये रेखा DE, ये DE किसके समांतर है? OQ के समांतर है। और ये DF किसके समांतर है? OR के समांतर है। तो हमें दिखाना क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? EF समांतर है QR के। अब इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की ही सहायता से हम इस बात को सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है त्रिभुज PQR जिसमें PQR भर लिख दें, फिर जिसमें ये दिया है कि DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, और दिया है DF समांतर OR। ये DF समांतर OR चित्र को ही समझ लें, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको? यहां सिद्ध करना है, ये हम लिखेंगे जब प्रश्न हल करेंगे। सिद्ध करना है क्या? हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये हमको सिद्ध करना है। ये जो EF है, ये EF समांतर होगी QR की, ये हमको सिद्ध करना है, दिखाना। अब देख लें, अगर आपको चित्र समझ में आ रहा है तो आप देखें POQ त्रिभुज को देखें। POQ ये त्रिभुज को देखें तो इसमें D समांतर OQ है, ठीक है। तो उपपत्ति में हम शुरू करते हैं सिद्ध करना। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज POQ में त्रिभुज POQ में, अब चित्र ही देखना है। POQ इस त्रिभुज में चूंकि DE समांतर है किसके? OQ के, इसलिए PD, अब देख लें,
अब हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इधर देख लें, ये बना है क्या, ये बना है, अलग से बता रहा हूं, पी ओ क्यू, और जिसमें ये रेखा जो ई डी है, ये ई डी है, वो पी ओ क्यू को हमने अलग बना दिया। एक पी ओ क्यू त्रिभुज है जिसमें इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। चूंकि डी समानांतर, ये डी समांतर ओ क्यू है, इसलिए हम लिखेंगे पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी, पी डी बटे डी ओ बराबर पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू पहला मान लेंगे और लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, आप समझ लें, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रमेय से, ठीक है। क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक, ये डीई इसके समांतर है, एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो हमने ये लिख लिया। इसी प्रकार, ये पहला हमने मान लिया, इसी प्रकार अब आगे लिख दें, इसी प्रकार त्रिभुज POR में, POR में, POR में क्या है, चूंकि DF समांतर है OR, ये लिखिए, ये DF समांतर OR, ये दिया, ये क्या है, ये दिया है, ऐसा हम लिख सकते हैं, दिया है, यहां पर भी दिया है, हम लिख सकते हैं, क्या दिया है, यहाँ पर डी समांतर ओके दिया है, या DF समांतर OR दिया है, DF समांतर OR। तो अगर हम POR त्रिभुज को लें तो ये DF OR के समांतर है, तो DF भुजा PO और भुजा PR को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये दिया है, DF समानांतर OR ये दिया है, इसलिए क्या होगा कि PD बटे DO, PD बटे DO बराबर PF बटे FR, ये हो गया दूसरा कारण, वही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। ये हम कारण देंगे किस प्रमेय के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अब आप ध्यान से देखें पहले और दूसरे को, पी डी बटे डी ओ बराबर पी बटे ई क्यू और पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो चूंकि पी डी बटे डी ओ ये भी है, पी डी बटे डी ओ ये भी है, ये दोनों एक ही चीज है, तो समान चीज के बराबर जो चीजें होंगी वो भी बराबर हों। कैसे, मान लेते हैं कि अगर 3 2 के बराबर है और 3 5 के भी बराबर है, तो नहीं होता, उदाहरण दे रहे हैं, 3 2 के बराबर है, 3 5 के बराबर है, तो 2 और 5 भी आपस में बराबर होंगे। ये 3 2 के बराबर नहीं होता है, यद्यपि दूसरे उदाहरण से समझ लें, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर x बराबर है a और x बराबर है b,
x के बराबर a है, x के बराबर b है, तो a b भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके आधार पर पहले और दूसरे से हम लिख सकते हैं, अतः एक और दो से, अतः एक और दो से प्राप्त हुआ क्या, P बटे EQ, P बटे EQ बराबर क्या हो गया, PF बटे FR, PF बटे FR हमको मिला, इसको हम तीसरा मान लें। ठीक है, अब जाएं PQR त्रिभुज में क्या मिला हमको, P बटे EQ बराबर PF बटे FR, यानी कि त्रिभुज PQR में EF भुजा PQ और भुजा PR को दो, ध्यान से सुनेंगे, PQR त्रिभुज में EF लाइन भुजा PQ और भुजा PR को एक समान अनुपात में विभाजित कर रही है, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो उल्टा है वो कहता है, किसी त्रिभुज में अगर एक लाइन त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करे तो वो लाइन तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हमको प्रूव करना है, यही हमको सिद्ध करना है। क्या EF समानांतर QR, ये EF समानांतर है QR के, क्यों, क्योंकि PE बटे EQ और PF बटे FR हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, EF समांतर QR, ये सिद्ध हुआ, बाबू, सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब इतनी सी चीज है इसमें, ठीक है, और ये हम पहुंच गए EF समानांतर मैं बोल देता हूं, EF समांतर पैरेलल QR, ये सिद्ध हो गया। तो कैसे, हमने चित्र को देखा, चित्र से ही हमें ज्ञात हुआ कि POQ त्रिभुज को लिया, जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पहले हमने ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, तो हमको ये दो भुजाओं के समान अनुपात प्राप्त हो गए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हमने ये लिख दिया। अब एक चीज और बता दें, इसको आप लिखेंगे, फिर थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट, इस गणित को थोड़ा सा हमें याद करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हम शुरुआत कैसे करते, जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे वो मादा होने लगेगा कि कैसे हम यहाँ से शुरुआत करें, क्या सिद्ध करने, वो चित्र ही आप देखेंगे ध्यान से तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी। तो प्लीज इसको आप लिखिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 5 का हल हमने किया और ये चित्र बना है प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। इसको वीडियो रोक के आप लिखिएगा। ओके।
अब सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 6 यही है। प्रश्न क्रमांक 6 भी सीधा सा यही है, सिर्फ आपको चित्र देखना है बिल्कुल। अब आप देख लें प्रश्न क्रमांक 6 में, इसको मैं मिटा देता हूं, आप उसको ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न 6 हल। अब देखिएगा, इसमें ये P है, ये O है, ये Q है, ये R है, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज PQR। ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो POQ त्रिभुज में ये AB समानांतर है PQ के। ठीक। अब POR त्रिभुज में ये AC समानांतर है PR के। तो कहने का मतलब कि POQ, अगर आपको ये दिखाई ना देता हो अच्छे से तो मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देता हूं। मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाना चाहिए। ये हो गया P भाई। ठीक है। अब ये ऐसे बन गया। ठीक, इस तरह से। तो ये समानांतर हो गया, ये समानांतर हो गया, ये समानांतर हमको सिद्ध करना है। ये बिंदु है O, ये बिंदु है A। ओके, ये बिंदु A और ये बिंदु है B, ये बिंदु है C, ये है Q और ये है R। ठीक है। चित्र हमने बड़ा कर दिया, आपको समझ में आया। अब आप POQ त्रिभुज के देखें तो ये AB जो है ये PQ के समानांतर है। चित्र समझ में आना चाहिए। और POR त्रिभुज को देखें तो ये AC PR के समानांतर। हमको सिद्ध करना है कि ये BC QR के समानांतर है। यही आपके प्रश्न में लिखा होगा। ठीक है, बिल्कुल वही लिखा है। OPOQ प्रश्न क्रमांक 6 में पढ़ रहा हूं। OPOQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR। तो सिद्ध करना है कि BC समांतर QR। ठीक है। तो यहां दिया है, में हम लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। ठीक, जिसमें जिसमें जो प्रश्न में लिखा है उसी को हम लिख लेते हैं, जिसमें OP OQ और OR पर OR पर स्थित बिंदु, OR पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु A B और C इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या लिखा है, AB समांतर PQ और AC समांतर PR। ये दिया गया, देख लें। AB समांतर PQ, AC समांतर PR। हमको सिद्ध करना है BC समांतर QR। सीधा सा 5वां प्रश्न है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है भाई? BC समांतर QR।
तो जाहिर सी बात है कि किसी त्रिभुज में अगर ये एक भुजा के समानांतर एक लाइन खींची गई है तो उसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगेगा। तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो उपपत्ति में हम सीधा सा लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्योंकि AB समांतर है, चित्र आप देखें, AB समानांतर है PQ, ये क्या, ये दिया है तो हम लिख लें दिया है। AB समानांतर समांतर PQ, इसलिए PA बटे AO, PA बटे AO बराबर PA बटे AO, चाहे ऐसा कह दें कि OB बटे BQ बराबर OA बटे PA, चाहे जैसा कह दें, क्रमशः हम अनुपात लिखेंगे। हम इसको कह सकते हैं चूंकि ये POQ त्रिभुज है और ये समांतर इसके है तो OA बटे AP बराबर OB बटे BQ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि OA बटे AP, OA बटे AP बराबर हम लिख दें OB बटे OQ। क्यों? ये इसको हम पहला मान लें, पहला है, किस कारण से हम लिख रहे हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से पहला मिल गया। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज OPR में क्योंकि AC समानांतर PR है, AC समांतर PR है, ये दिया है इसलिए हम लिख ले दिया है, AC समांतर PR है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। क्यों भैया? ये दूसरा हो गया, क्यों? वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, चूंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पहला दूसरा, OA बटे AP बराबर ये, OA बटे AP बराबर ये, दोनों में OA बटे AP है तो OA बटे AP के बराबर ये भी है, OA बटे AP के बराबर ये भी है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए सीधे लिख देंगे अतः 1 और 2 से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भैया? OB बटे OQ बराबर OC बटे CR, इसको तीसरा मान लें। अब देखें, OB बटे BQ, OB बटे BQ होना चाहिए, OB बटे BQ यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ OB बटे BQ लिखना चाहिए, थोड़ा चूक गए, OC बटे CR, ये सही है। तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये तीसरा। अब यहां लिख दें इस प्रकार तीन से प्राप्त हुआ, 3 से क्या प्राप्त हुआ?
क्या प्राप्त हुआ, BC समांतर QR। क्यों भाई, आधारभूत, ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार, 3 से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से प्राप्त हुआ कि BC समांतर QR। यहां लिख दें क्या, इस प्रकार 3 से प्राप्त हुआ इसको थोड़ा सा ऐसा परिवर्तित करके लिख दें, बाकी आप समझ लें, लिखने का तरीका समझ लें। OB बटे BQ OC बटे CR। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 3 से हमें यह प्राप्त हुआ कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से प्राप्त हुआ कि BC समानांतर QR, है ना। और सीधे ये भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर सीधे ये भी लिख सकते हैं कि इसलिए BC समांतर QR, और यहां लिख दें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, यहां लिख सकते हैं विलोम से सीधा सा, ठीक है। सेम टू सेम ये 5वां प्रश्न है। तो ये BC हमको क्या सिद्ध करना था, BC समांतर QR। तो ये BC समांतर QR हमें प्राप्त हो गया। बात समझ में आई, एकदम सिंपल है भाई। कहें तो 5वां और 6वां प्रश्न सेम है, सिर्फ आपको चित्र को समझना है, ठीक। तो इसको रोक के लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब मैं चलता हूं प्रश्न क्रमांक 7 में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल ये प्रमेय आप पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा खींची जाए तो वो दूसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ऐसा कहा गया प्रश्न क्रमांक इसमें 7 में। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, बंधु ध्यान से देख लें, प्रश्न 7 मैं हल कर रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चित्र यहां बनाए देते हैं, ये प्लीज चित्र समझिएगा। ABC एक त्रिभुज है। अब जैसा इसमें कह रहा है मैं वैसा करते जा रहा हूं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु DE है, AB का मध्य बिंदु D है, ये D। प्रश्न 7 कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु D है, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा हो गई AB, इसका मध्य बिंदु हो गया D, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा BC, दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को, ये खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को, AC हो गई तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये चित्र बन गया। क्या कहता है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये ABC एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा AB है, इसका मध्य बिंदु D है। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को वो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा सिद्ध करना है। यानी EAC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, DAB का मध्य बिंदु है, ये भी दिया है, D समानांतर BC है, ये भी दिया है, ठीक है। तो आइए इसको प्रमेय 6.1 की सहायता से करते हैं।
अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से करते हैं। ठीक है, हम इसको 9वीं में देख भी चुके। तो यहाँ दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है तथा डीई समांतर बीसी। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, दिया सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है, मध्य बिंदु है। इसी चीज को हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बराबर ई सी, हमको ये सिद्ध करना है। ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब ई ए सी को बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ए बराबर ई सी, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये डी जो है ये बीसी के समांतर है, डी बीसी के समांतर है। तो अब उपपत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डीई समांतर बी सी ये दिया है ना, अतः या कि इसलिए कुछ भी लिख दें, अतः ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्यों लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से ये हम लिख लेंगे, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखें ए डी डी बी, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, दिया है में हम ये भी लिख सकते थे ए डी बराबर डी बी। ठीक है, तो अब ये ए डी और डी बी कट गए, यहां आ गया एक बराबर ए बटे ई सी। चूंकि ए डी बराबर है डी बी के, भाई डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी डी बी बराबर है तो कट गए, तो एक ना आया। अब एक बटे एक करके तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बटे ई सी हो न गया, एक बटे एक करें, एक के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तिर्यक गुणा करें तो ए बराबर ई सी आएगा। यही तो हमें सिद्ध करना है। अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, लिख दें, बस सिद्ध हुआ। इतना सिद्ध करना था, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना था। सहायता हमको किसकी लेनी थी, सहायता हमको लेनी थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए
तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। EAC का मध्य बिंदु है, सिद्ध हुआ। यहां लिख दें सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। दैट्स ऑल, परेशान होने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको फिर से कहूंगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ये दोनों प्रमेय आपसे आने ही चाहिए। आगे भी जब जाएंगे तो प्रमेय का कथन क्या है, उसका मतलब क्या है, चित्र में उसका क्या मतलब है, ये आपको समझना होगा। ओरली नहीं कि भाई बस ओरली हम उसको रट ले, चित्र में वो बात समझ में आनी चाहिए कि ये कथन क्या है, प्रमेय ये कहती क्या है, ये चित्र में आपको समझ में आना चाहिए। अगर चित्र में समझ में आ रहा है तो आप चित्र को ही देखकर सारी ये चीजें लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। अब देखें तो प्रश्न क्रमांक 8 भी उसी तरह से उतना सरल है। 6.2 का प्रयोग करते हुए प्रश्न क्रमांक 8 प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब मेरे भाई उसको भी देख लेते हैं, फिर 2 प्रश्न बचेंगे, उनको फिर बाद में बताते हैं। अब क्या, प्रश्न क्रमांक 8, इसको आप लिखिएगा, सरल है, फिर बाद में आप इसको रोक कर लिख लीजिएगा, इसके बाद समझाते हैं अगला। चित्र सेम टू सेम यही रहेगा प्रश्न क्रमांक 8 का भी। प्रश्न क्रमांक 8 का किसी दूसरे प्रकार का चित्र नहीं होगा, यही चित्र रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट बदला है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 देख लें। 6.2 प्रमेय का प्रयोग करना है। कहता है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब यहां प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें दूसरा दिया था, इसमें चित्र यही रहेगा। इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु T और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब समझ लीजिएगा, छोटी सी बात है। अब प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। अब प्रश्न क्रमांक 8 की बात हो रही, अब पीछे वाला भूल जाइएगा 7वां। इसमें DAB का मध्य बिंदु है और EAC का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, D समानांतर BC, ठीक है, दिया है ये, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है DE समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा, अब दिया है चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, तो दिया है में अगर आप चाहें तो प्लीज ये भी लिख लें, आपको समझ में नहीं आया है बात वही, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD बराबर DB कामा करके AE बराबर EC, ये भी आप लिख सकते हैं, दिया है। यही चीज ऐसे मैंने लिख दिया और यही इस प्रकार से लिख दो, बात एक ही है। AD बटे DB का मतलब ही है कि AD DB के बराबर तब है जब DAB का मध्य बिंदु है, बीच में है, काट रहा है, ठीक है, और EAC का मध्य बिंदु है, मतलब AE और EC इक्वल है, तब ना E मध्य बिंदु है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, जैसा मैंने पहले लिखा,
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बंधु क्या, DE समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो उपपद्य आइए लिखते हैं। उपपद्य, चूंकि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, अतः AD बटे DB बराबर 1। क्यों भैया, क्योंकि AD इजकल टू DB है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर 1, क्योंकि ये दोनों चार बराबर चीजें। ठीक है, और EAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः क्या, AE बटे EC बराबर भी 1, इसको दूसरा मान ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे से इन दोनों का मान 1 है, तो पहले और दूसरे से हम AD बटे यहां लिखेंगे, इसलिए 1 तथा 2 से प्राप्त हुआ, 1 तथा 2 से प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर भी 1 है, AE बटे EC बराबर भी 1 है। एक क्या हो कि AD और DB बराबर है, ये कट जाएगा तो 1 है ना आएगा, तो इसके बराबर 1 हम लिख सकते हैं, इसके बराबर, अतः ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम तीसरा मान लें। तो लिख दें इस प्रकार, यहां लिख दें इस प्रकार तीसरे से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ कि DE समांतर BC सिद्ध हो गया भाई। इतनी सी बात, एकदम सरल है, चित्र समझ में आना चाहिए। आज बस इतना ही। इसको अगर ज्यादा आपको समझाएंगे, फिर मैं चलते चलते वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपको बता दूं, इसमें चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र पर ही फोकस करिए, चित्र आपके समझ में आता है, लिखते जाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज बस इतना ही। प्लीज अगर मेरा ये समझाना आपको अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे मैथ के चैनल का नाम है यू कैन डू मैथ। मैं इस चैनल की शुरुआत थी अभी इसी साल करा हूँ, इसी साल 1 महीना 2 महीना हुआ, और मेरा मकसद है ऐसे बच्चों को समझाना जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती है, हमारे समझाने में कोई उन्हें परेशानी होती है, अगर वो चाहते हैं कि इसको हम और दूसरे प्रकार से समझाएं, वो कुछ इसके बारे में अपना अभिमत देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इन वीडियो को आप लाइक करें और उसमें अपना कमेंट्स दें, और मेरा चैनल जो है यू कैन डू मैथ्स, तो उसको सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।